और ढाका, चिंतागोंग और मेमसी में एक भाषण दिया जिसमें विभाजन पर सरकार का पक्ष समझाया। अंग्रेज अधिकारी कर्जन ने इसके कारण भी समझाए कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत बंगाल फ्रांस जितना बड़ा है और इनकी जनसंख्या ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिलाकर जितनी होती है उतनी जनसंख्या बंगाल की है। उस समय बंगाल की जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख थी। इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन देना संभव नहीं है, इसलिए इसका बंटवारा हो जाना चाहिए। इस कारण बंगाल को तोड़ना एक प्रगति होगी। बंगाल विभाजन का यह तर्क कर्जन का एक बहाना था। उसका वास्तविक उद्देश्य तो बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। उसकी स्पष्ट नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। पर उसने खुद भी कहा था कि यह बंगाल विभाजन मात्र शासन की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत बनाया जा रहा है जिसमें इस्लाम और उनके अनुयायियों को प्रधानता होगी। इस प्रकार बंगाल का विभाजन कर्जन की धूर्तता और कूटनीति से भरा कार्य था। कर्जन के इस प्लान में यह भी शामिल था कि बंगाल में शामिल 5 हिंदी भाषी राज्यों को मिलाकर एक केंद्र में सेंट्रल प्रोविंस बनाया जाए। इसके बदले में पश्चिमी क्षेत्रों में संबलपुर और 5 छोटे उड़िया भाषी राज्य सेंट्रल प्रोविंस से मिलने वाले थे। इससे बंगाल की जनसंख्या 54 मिलियन हो जाती, जिसमें 42 मिलियन हिंदू जबकि 9 मिलियन मुस्लिम होते। हालांकि पश्चिम में बंगाली बोलने वालों की संख्या बिहारी और उड़िया बोलने वालों की अपेक्षा में काफी कम थी। पर अंग्रेज सरकार ने यह भी कहा कि पूर्वी बंगाल में भौगोलिक, जातीय, भाषाई और सामाजिक विशेषताओं की सीमा तय की जाएगी। उन्होंने 19 जुलाई 1905 के एक प्रस्ताव में अपना अंतिम निर्णय जारी किया और इस तरह उसी साल 16 अक्टूबर को भारत के इस महत्वपूर्ण हिस्से का विभाजन शुरू हुआ। और आपको भी यह पता है कि इस संदर्भ में अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। कर्जन ने यह भी कहा था कि बंगाल एक शक्तिशाली राज्य है, इसके विभाजन से बंगालियों में काफी तरीके से विभाजन हो जाएगा। वास्तव में बंगाली समुदाय ही पहला वर्ग था जिसने अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाया था। बुद्धिजीवी और सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोगों में भी बंगाली समुदाय के लोग सबसे ज्यादा थे। इस तरह बंगाल के विभाजन से उनका प्रभाव कम होना स्वाभाविक था और इससे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष में भी विभाजन हो गया। बंगाली जो खुद को एक राष्ट्र मानते थे, वो अपने ही प्रोविंस में भाषा संबंधित अल्प समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे। हिंदू जो कि अल्पसंख्या में होकर भी प्रभावशाली थे और मुस्लिम बहुल होने पर भी उनकी प्रभाविता नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के सामने खड़ा करने का प्लान बनाया। यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी कलकत्ता अब भी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, जिसका मतलब था कि बंगाली ही ब्रिटिश शक्ति का केंद्र थे। और उसके बाद आखिर में कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और यहाँ बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ। पूर्वी बंगाल को अंग्रेजों ने मुसलमानों को दे दिया और पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को दे दिया। संप्रदाय के आधार पर इस देश के राज्यों का बंटवारा हो वह अंग्रेजों ने शुरू किया था 1905 से। अब बंगाल का बंटवारा तो हो गया, लेकिन देश के लोगों को यह मंजूर नहीं था और एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। तो अब बात करेंगे कि बंगाल विभाजन आंदोलन कैसे शुरू हुआ। जैसे ही बंग भंग की घोषणा हुई, बंगाली समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ बंगाली लोग ही थे। उस समय टीवी मीडिया न होने के कारण पूरे देश में यह बात फैलने में थोड़ा समय लगा और उसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे भारत के क्रांतिकारी एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हो गए। कहाँ लाला लाजपत राय उत्तर भारत के, लोकमान्य तिलक पश्चिम भारत के, बिपिन चंद्र पाल पूर्वी भारत के, अरविंदो घोष भी पूर्वी भारत के। ये सारे क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठे हो गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और इन्होंने मिलकर अंग्रेजों के संप्रदाय के आधार पर हुए बंटवारे का पूरी ताकत से विरोध किया। इन क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को जवाब देने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और उनका कहना था कि अंग्रेजों की ताकत और हैसियत जो बढ़ी है वो भारत के व्यापार से बढ़ी। उनका माल हमने खरीदा, उनको पैसा मिला, उन पैसों से उनको ताकत मिली, तो इनका व्यापार इस देश में बंद करा दो। और जब अंग्रेजों को पैसा नहीं मिलेगा तो वे कमजोर पड़ेंगे, तभी अंग्रेज हमारी बात को मानेंगे। और धीरे धीरे सारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और देखते ही देखते इस स्वदेशी आंदोलन में भारत के 1,24,00,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। और यह उस समय के भारत की कहानी है जब भारत की कुल जनसंख्या मुश्किल से 22 करोड़ के आसपास थी। इस आंदोलन में सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया, जिसमें
ढाका के नवाब ने भी इसका विरोध किया, जबकि ढाका तो एक नए प्रोविंस की राजधानी के रूप में प्रस्तावित थी। पर बंगाल के गवर्नर एंड्रू फ्रेचर पर बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों ने हमला भी कर दिया। धीरे धीरे पूरे देश में यह आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि यह बात सभी को समझ में आ गई कि अंग्रेज अब हमारे देश को तोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कलकत्ता में बहुत सी रैलियां निकाली गई, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। इस अभियान की सफलता के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बंधब नाम की समिति बनाई, जिसकी 159 शाखाएं जिले में सुदूर गांवों तक पहुंच गई और वहां पर स्वदेशी के संदेश पहुंचाती थी। और हुआ यह कि स्वदेशी आंदोलन से देश में भारतीय सामग्री की मांग बढ़ गई, इसलिए नई इंडस्ट्री स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई। और उसी दौरान जे.एन. टाटा ने आयरन और स्टील की फैक्ट्री स्थापित की। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री लगाई और इसी आंदोलन के दौरान ही मैनचेस्टर क्लॉथ को निशाना बनाया गया। स्वदेशी आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए अखबार, गानों और विदेशी कपड़ों, शक्कर और नमक की होली जलाने जैसे कई कार्य किए गए। ब्राह्मणों ने ऐसे किसी भी घर में शुभ कार्य करने से मना कर दिया जिस घर में यूरोपियन नमक या शक्कर का उपयोग होता हो। और उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने हमार सोनार बांग्ला भी बंग भंग के विरोध में लिखा था, जो कि बाद में साल 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 1905 में टैगोर का लिखा वंदे मातरम भी क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रगान बन गया था। क्रांतिकारियों के लिए बंगाल पवित्र भूमि बन गई थी। और इसी दौरान स्वराज्य की मांग की शुरुआत हुई, क्योंकि इस विभाजन से क्रांतिकारियों को एक सही दिशा मिल गई, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग शामिल थे। इसलिए इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने तो यह नारा भी लगा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बंगाल विभाजन के आसपास ही देश में दो दल, गरम दल और नरम दल बन गए थे, जिनमें से गरम दल का प्रतिनिधित्व ये तीनों नेता ही कर रहे थे, जो हर हाल में अंग्रेजों को देश से बाहर करना चाहते थे। इसी कारण गरम दल के नेता नरम दल के नेता से ज्यादा लोकप्रिय थे, क्योंकि उनकी मांगे कुछ ऐसी थी: बंगला विभाजन का विरुद्ध संकल्प, स्वराज्य की मांग, स्वदेशी अपनाने का संकल्प और बहिष्कार का संकल्प। और इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार को ऐसा मजबूर किया कि साल 1911 में जाकर अंग्रेज सरकार को बंगाल का बंटवारा वापस लेना पड़ा। और यह अंग्रेजों के इतिहास में पहली और आखिरी घटना थी कि अंग्रेजों ने जब कोई काम किया, कानून बना दिया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, उस कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रद्द करना पड़ा और बंगाल का बंटवारा खत्म करना पड़ा। हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश को बांटने की जो साजिश उन्होंने की थी, उसमें अंग्रेज पूरी तरह से असफल रहे और हमारे क्रांतिकारी सफल रहे। 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण तो हुआ, लेकिन उसके बाद एक नया विभाजन शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्र को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, न कि धर्म के आधार पर, जिसमें हिंदी, उड़िया और आसामी बोलने वाले क्षेत्र एक अलग यूनिट में शामिल हुए और ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता से उठकर दिल्ली शिफ्ट हो गई। बंगाल विभाजन के बाद चले स्वदेशी आंदोलन से कई परिवर्तन भी हुए, जिनमें बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। वास्तव में पूर्वी बंगाल का जो एरिया था वो अविकसित था, अव्यवस्थित माना जाता था, लेकिन विभाजन के बाद यहाँ पर भी सुधार हुआ और यहाँ की आम जनता को भी नई स्कूल खुलने से और रोजगार के अवसर मिलने से फायदा हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन से भारतीय लोग इस हद तक आहत हुए कि 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाने लगा। रविंद्रनाथ का लिखा आमार सोनार बंगला गीत गाते हुए कई लोग सड़कों पर उतर आए थे। बहुत से लोग नंगे पैर वंदे मातरम गाते हुए गंगा घाट तक पहुंच गए थे। हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी, जिससे कि यह जाहिर हो सके कि उनमें भी एकता है। वास्तव में यह विभाजन भले ही 6 सालों तक ही रहा हो, लेकिन इससे भारतीय जनमानस में बहुत से परिवर्तन हो गए थे। अब बात करेंगे कि बंगाल विभाजन से क्या परिणाम मिला। तो बंगाल विभाजन के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। वास्तव में 1857 की क्रांति के बाद भारत में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसने भारतीय राजनीति को इस तरह प्रभावित किया हो। अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को तो रद्द कर दिया, लेकिन इससे देश में जो विरोध का ज्वार उठा था वो फिर रुका ही नहीं। कर्जन ने बंगाल विभाजन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन यह बंग भंग की योजना देश की अगली पीढ़ी के लिए वरदान साबित हुई।
बंगाल का विभाजन कर्जन की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। इसीलिए बंगाल विभाजन को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि यह किसी राज्य का सामान्य विभाजन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा देश के बंटवारे के लिए रखी गई नींव थी। यह उनका पहला कदम था। पर अफसोस इस बात का है कि जिस हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुए बंटवारे को हमने 1905 में रोक लिया था, वो भी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उसी देश का बंटवारा 1946 में हम रोक नहीं पाए। और वही बंटवारा हिंदू और मुसलमानों के आधार पर फिर से हुआ। पहले बंगाल का हुआ था, बाद में पूरे देश का हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हम क्यों नहीं रोक पाए 1946 का भारत पाकिस्तान बंटवारा? उसका एक ही कारण था कि 1905 के क्रांतिकारियों को सत्ता और सिंहासन का कोई लालच नहीं था। उनका एक ही आदर्श था कि भारत देश अखंड रहे, किसी भी तरह पर यह देश का बंटवारा ना हो। उनके आदर्श बहुत पवित्र थे, इसीलिए 1905 का बंटवारा हम रोक पाए। लेकिन साल 1947 आते आते इस देश के महापुरुषों के मन में सत्ता और सिंहासन का लालच जाग गया था, और इसी सत्ता और सिंहासन के लालच की वजह से हम भारत के बंटवारे को रोक नहीं पाए। एक ही देश में जब दो लोगों ने दावेदारी की कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और यह दावेदारी इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जिसके मन में यह लालच है, हम उसको ही कठपुतले की तरह इस्तेमाल करेंगे। और वही हुआ, इस देश के 2 टुकड़े करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा।